हेलो दोस्तों। परीक्षा के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिए आज की प्रैक्टिस की क्लास शुरू करते हैं। अगर इसके पहले की क्लासेस आपने हमारी नहीं देखी तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट है, आप एक बार जाकर उसको जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1441 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्तंड वर्मा ने। ठीक है, दक्षिण भारत में मार्तंड वर्मा ने वर्ष 1441 में कोलाचेल की लड़ाई में डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है, एक मिनट बस। चलिए, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? आपका उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। अवध के नवाब किसकी? वाजिद। अवध के जो नवाब थे वाजिद, वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी ये। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के कब्जे से अपनी रियासत को बचाने के लिए उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को अवध के नवाब की राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं शासन की जो बागडोर थी वो संभाल ली थी। लेकिन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया, असफल हुई और गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट की आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा में दो शक्तिशाली हिंदू राज्य मेवाड़ एवं विजयनगर का वर्णन मिलता है। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली सल्तनत के साथ साथ लोधी वंश का अंत कर दिया था, मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जीवक। हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक जीविक निवास करता था। उसे बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर विद्रोह आपका किस वर्ष हुआ था? तो आपका हुआ था 1806 में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो नेताजी देखिए सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन में जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक मिनट रुक जाइए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये नरमपंथी के नेता थे, नरमपंथी दल के नेता थे। इसमें देखिए और कौन कौन थे, तो इसमें आपके एस बनर्जी थे और नौरोजी। ठीक है, एस बनर्जी, नौरोजी, ये सभी आपके नरमपंथी के नेता थे। और गरमपंथी में आपके देखिए तिलक थे, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, ये गरमपंथी के नेता थे, याद रखिएगा। और क्रांतिकारी की बात करें तो क्रांतिकारी में देखिए आपके भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सूर्यसेन थे, राजगुरु थे। क्रांतिकारी नेताओं की बात करें तो राजगुरु थे। ये सभी आपके क्रांतिकारी नेता थे। चलिए, और गरम दल को पूछेगा तो लाल बाल पाल से याद रखिएगा आप लोग, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो आपका कुल क्वेश्चन कराया था बिहार राज्य से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, वो कौन सा आंदोलन कहा गया है? तो इसे देखिए कौन सा आंदोलन कहा गया था, तो 18 आपका बंगाल विभाजन आंदोलन जो हुआ था, उसमें आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को, ठीक है 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से, कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से, ठीक है कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं अपनाने एवं विचार सर्वप्रथम श्री कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था किसने दिया था सर्वप्रथम? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, सिपाही विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो सिपाही विद्रोह आपका हुआ था 1857 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, 11 नंबर है, भूलक्षण में कौन से कारक योगदान देते हैं? भूलक्षण में आपके कौन से कारक है जो योगदान देते हैं? तो निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर जाएगा। निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, हवा और वर्षा भूक्षरण के लिए कारक योगदान होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिकी और पुष्पोत्पादन पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता? औद्योगिकी और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता? आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया, साधारणीय मत्स्य पालन की क्रिया
की कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सरफेस मल्चिंग की बात करें तो संसाधन संरक्षण तकनीक है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सरफेस मल्चिंग संसाधन संरक्षण तकनीकी का उदाहरण है भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री को पलवार या म- मल्च कहते हैं, याद रखिएगा। पलवार बिछाने की कई प्रयोजन है, जिनमें से मुख्य आपकी है भूमि की नमी की संरक्षण करना, भूमि के उर्वरा एवं स्वास्थ्य की वृद्धि, खरपतवार की वृद्धि को रोकना और क्षेत्र में दृश्य सौंदर्य को बढ़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे पौधों की जड़ें को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे, रुक जाइए एक मिनट, देख लीजिए। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, मृदा लवणता और जल भराव हो जाता है। ठीक है, बहुत अधिक सिंचाई देख लीजिए, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल भराव होता है, मृदा की लवणता होती है और इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है और इससे पौधों की जड़ें को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो तीन चार सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो हिमनद मृदा की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 16 नंबर है, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो राजस्थान। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले, ठीक है, पूछ लेगा कभी तो देख लीजिए, नागौर जिले में किया गया था। याद रखिए, नागौर जिले में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 17 नंबर है, प्रस्तावना में न्यायिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य किस में से लिया गया है? तो रूसी क्रांति से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी देगा आपका सही उत्तर जगह। प्रस्तावना में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और आदर्श वाक्य रूसी क्रांति से लिया गया है। वर्ष 1917 में रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। वर्ष 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो न्यायमूर्ति एस के धर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1948 में भाषा प्रांत आयोग को न्यायमूर्ति एस के धर के नेतृत्व में नियुक्ति की थी इसकी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, वस्तु एवं सेवा मतलब जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 4। ठीक है, वस्तु एवं जीएसटी को 4 घटकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और यह प्रभावी कब से हुआ था, मतलब लागू कब से हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछता है।
और एक आपका अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, ठीक है। पूछ लेगा कैसा है, तो अप्रत्यक्ष कर है ये। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो वर्ष 1969 में, ठीक है। भारत सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्री कर अधिनियम 1969 के तहत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को नियमित, अस्थायी एवं व्यवस्थित रूप से दर्ज करने की व्यवस्था को सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था? तो भारत के संविधान की पहली बार साल 1951 में संशोधित किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। प्रथम संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकता। मतलब मौजूदा समय में सबसे नया संविधान संशोधन आपका 103 जो था आरक्षण को लेकर किया गया था। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण, ठीक है, 10% आरक्षण का लाभ मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो बताइए, इसको अभी कराया था, अभी आपको बताया, तो वर्ष 1951 में, ठीक है। साल 1951 में संसद ने पहला संशोधन किया था, तब राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा HP मोदी, ठीक है। जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता था? तो अभी आपको बताया था मैं कि गरम दल में कौन कौन थे। तो गरम दल में देखिए आपके लाल, पाल और बाल, यानी कि लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, और सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ देख लीजिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये आपके तीनों के तीनों जो थे, ये आपके गरम दल के नेता थे, ठीक है, गरम दल के। और जो आपके बिपिन चंद्र सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले है, ये आपके नरम दल के नेता थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 25 है, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? निम्नलिखित में से क्या करना होगा? तो देखिए जो ऑप्शन आपका ये दिएगा, आपका सही होगा, किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते, ठीक है, तब उसको मान्यता राज्य का राजनीतिक दल बन जाएगा वो, मान्यता प्राप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 से, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? तो देखिए मेढक में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया आपका सही उत्तर मेढक प्रजाति में। यहाँ पे प्रजाति लिखना चाहिए था, इसने जाति लिखा है, आप लोग सही कर लिए यहाँ पे किस प्रजाति में।
तो मेढक प्रजाति में बाह्य निषेचन होता है। इस प्रकार के निषेचन में युग्मक का संचयन मादा शरीर के बाहर से होता है। ठीक है, मादा शरीर के बाहर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 27 है, मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो मानवों में आवाज कंठ द्वारा, ठीक है, उत्पादित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 29 है, घून और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों, ठीक है, या मृत शरीरों को रखे खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? केंचुए और घून जैसे अन्य जीवों के अपशिष्ट या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें बताइए क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो इन्हें अपघटक कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। केंचुए और घून जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों का अपघटक कहा जाता है। अपघटक या मृतपोषी, ठीक है, मृतपोषी याद रखिएगा, मृतपोषी कहा जाता है इन्हें। चलिए, और यह अधिकतर आपके बैक्टीरिया और कवक होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया तो कवक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 है, निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ पर लागू होती हैं? जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। जीव ट्राइफ्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है। उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। तो ये विशेषताएं किस संघ पर लागू होती हैं आपको बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। जीव ट्राइफ्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है। उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। तो आपका होता है, देख लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे लिख दूं आपको, गीगेन बाज ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे इन्होंने किया था, कब किया था? तो 1899 ईस्वी में, याद रखिएगा। हेलमिन्थिस शब्द का अर्थ चपटे कृत्रिम होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। परजीवी होने के कारण इनकी संरचना, चाल एवं ज्ञानेंद्रियां परपोषी की तरह ही विकसित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, किसी वस्तु पर उष्मा पड़ती है तो क्या होता है? तो किसी वस्तु पर अगर उष्मा पड़ती है तो आपका होता है उष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। ठीक है, या तो अवशोषित हो जाएगी, या तो परावर्तित हो जाएगी, या तो प्रसारित हो सकती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आज की आपकी क्लास है कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगा। हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।